शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, इसका ख्वाब होता है क्योंकि घर बहुत बड़ी नेमत है और खुसूसन अपना घर हो। हुकूमत पाकिस्तान यानी पीटीआई गवर्नमेंट ने इसको पूरा करने के लिए कदम भी उठाया, स्कीम दी जिसके तहत अगर अभी तक अपना घर हासिल आप लोग नहीं कर पाए तो आसानी बैंक से कर्ज लेकर अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और तमाम बैंक इसमें ऑन बोर्ड हैं, किसी भी बैंक से जाकर आप वो कर्ज ले सकते हैं। उसमें डिफरेंट टायर्स हैं, उसकी ज़ाहिर शराइत भी हैं कुछ। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ गुड इज़ दैट एंड हाउ ईजी इज़ दैट, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत से तमाम बैंक से अब आप ये हाउसिंग जो लोन है ये ले सकते हैं। इस स्कीम के बाद धड़ाधड़ बैंक्स को एप्लीकेशंस मौसूल हो रही हैं। पिछले अगर 3 महीनों की हम बात कर लें तो इन कर्जों में 45 बिलियन का इजाफा हुआ है। 45 बिलियन सिर्फ इन 3 महीनों में, और ज़ाहिर भी आगे चलकर और लोग भी कर्ज लेंगे। और ये हर वो शख्स इससे मुस्तफिद हो सकता है जिसका अपना घर नहीं है, जिसने कभी अपना घर नहीं लिया, वो अब अपने घर का मालिक बन सकता है। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, और फिर बात करते हैं इससे मुतालिक मजीद। क्या आपने वज़ीर आज़म की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर की बुकिंग कराई है? क्या इस नई स्कीम से कोई शिकायत है? क्या इस पर कोई डाउट है? क्या बैंक से लोन लेना आसान है या मुश्किल? ये वो सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे। यही सवाल लेकर हम आवाम के पास गए, ये सवाल उनसे हमने किए। क्या जवाब मिला आपको सुनवाते हैं। तो जनाब बहुत सारे सवालात लोगों के जो कि आपने सुने, हमने सुने, हमारे भी जहनों में बहुत सारे सवाल हैं इस स्कीम को लेकर। अब भी कुछ लोगों के जहनों में सवाल है कि कहीं ये सूद पर कर्ज तो नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। घर किसके नाम पर होगा ये भी एक सवाल है। तो जनाब बहुत सारे सवालों के बहुत ज़्यादा जवाब जानने के लिए मिज़ान बैंक के प्रेसिडेंट इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म के हुक्म पर स्टेट बैंक की जो स्कीम सामने आई है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? बहुत अच्छी है, सिर्फ अच्छी है, या बहुत 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 ज्यादा अच्छी है? राइट, वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपके चैनल ने दिया कि क्या लोगों के इसमें शुबात हैं एंड ऑल दैट। तो इन सिंपल टर्म्स आपका जो सवाल है कि क्या ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये यकीनन बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें फोकस भी हुकूमत का बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको मालूम होगा कि वज़ीर आज़म खुद माशाल्लाह इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो पूरी कैबिनेट और स्टेट बैंक सब उसमें खासा इन्वॉल्व है। राइट। और इसकी बेसिक चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने ये कही है कि भी जो भी बैंक्स की प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग होती है उसका 5% जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देना ज़रूरी होगा। अभी तक ये परसेंटेज जो थी वो तकरीबन 1% के करीब थी। कुछ बैंक्स की ज़्यादा थी, मिज़ान बैंक की ज़्यादा थी, लेकिन अब हमें इसको 5% पे ले जाना होगा। तो इस हवाले से तकरीबन अगले 12 महीने में आप देखेंगे कि जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें बैंक्स के कर्जे मजमूई तौर पे डबल हो जाएंगे और उसमें 150 बिलियन का इजाफा आएगा। सर लेकिन आपने कहा कि हाउसिंग तो सेक्टर, जब इजाफा आएगा तो ऑब्वियसली जी आपने जिक्र किया जा रहा है हाउसिंग सेक्टर पे आप फोकस करें, बट ड्यू टू दिस इनिशिएटिव इस हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ बहुत से और सेक्टर्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट का सेक्टर भी अटैच होता है। तो सर मुझे प्लीज ये बताइएगा कि इकोनॉमी को ओवरऑल कितना फायदा होगा और कौन कौन से मजीद सेक्टर्स जो कि लिंकिंग सेक्टर्स हैं इससे उनमें बेहतरी आएगी? देखिए, इसमें आपने तो देखे होंगे स्टॉक मार्केट में आजकल सीमेंट के शेयर, स्टील के, ग्लास के, ये सब ऊपर जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह कोरोना के बावजूद पाकिस्तान एक यूनिक जगह है मेरी नज़र में जहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ बहुत आगे बढ़ के हो रही हैं इसमें। तो ऑब्वियसली ये सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो हमारे अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर का होगा जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। अभी आपके इंटरव्यू में एक साहब बता रहे थे कि भाई उनकी तनख्वाह नहीं है या काम नहीं है या 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो जब एक्टिविटी जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली लेबर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनके पास प्रोपेंसिटी ज्यादा आएगी। बिल्कुल ऐसा ही। प्रोपेंसिटी ज्यादा आएगी तो वो घर भी ले सकेंगे वो। लेकिन सदीकी साहब जब पैसों का जिक्र आता है तो एतमाद की बात आ जाती है, भरोसे की बात जहन में आती है कि आया बैंक पैसे देगा या नहीं। और फिर दूसरी जानिब बैंक को भी होता है कि भरोसा हम उस पर करें जिसको हम पैसे दे रहे हैं कि वो हमें वापस करेगा या नहीं करेगा। तो अब इस नई स्कीम से भरोसे, एतमाद की बुनियाद मजबूत होगी मजीद? देखिए, इसमें बेसिक जो बैंकिंग है, बैंकिंग इज इंटरमीडिएशन। अब आप जो बात कर रही हैं कि क्या बैंक को भरोसा होगा, तो बैंक को तो आज भी जो हम कर्ज
और जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री में हो या एसएमई में हो, तो हम वो रिस्क लेके करते हैं कि भाई ये पैसे हम दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये वापस आएंगे पैसे। क्योंकि बैंक के पास जो पैसे होते हैं वो कैपिटल खुद का जो होता है वो तो सिर्फ 8 से 10% होता है, बाकी 90% डिपॉजिटर्स का पैसा होता है इसमें। तो हमें वो ड्यूटी ऑफ केयर होती है कि हम जिसको भी पैसा दें, वो इंडिविजुअल को लो कॉस्ट हाउसिंग में दें या एक बड़ी मल्टीनेशनल को अरबों रुपए के हिसाब से दें, तो हमें दोनों में पैसे वापस आने की इत्मीनान जरूरी है। अच्छा, एक बैंक नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में माशाल्लाह तकरीबन 30 बैंक हैं, ये सारे के सारे हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा। स्टेट बैंक के टारगेट्स अगर हम मीट नहीं करते हैं तो पेनल्टीज लगती हैं, मीट करते हैं तो वो कैरेट एंड स्टिक वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो हर बैंक चाह रहा है कि हम ये कर्जे ज्यादा से ज्यादा बुक कर पाए, तो आपस में कंपटीशन भी है, व्हिच इज वेरी हेल्दी फॉर द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के लिए। सर, इस कंपटीशन को आप एलैबोरेट कर सकते हैं? व्हाट डज दैट मीन कि कहीं पर सूद कम होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखें, इसका जो मार्कअप रेट है, मैं तो मिजान बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस्लामिक बैंक है, या सूद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल सही है, नेम चेंज नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बिल्कुल ठीक है सर, वो मैं उस पर आऊंगा। तकरीबन आपके जो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो चाहे आप इस्लामिक बैंक से लें या कन्वेंशनल बैंक से लें, वो तकरीबन बराबर होगी। लेकिन जो कंपटीशन होगा वो सर्विस क्वालिटी में होगा, कि सर्विस आप कितनी जल्दी प्रोसेस करते हैं, कितनी अच्छी तरह उनको हैंडल करते हैं, कितना आसान बनाते हैं उसका। ठीक सर, मेरी आसानी के लिए जरा मुझे ये भी बताएगा सिद्दीकी साहब कि जैसे मेरी तनख्वाह कम से कम कितनी होनी चाहिए कि मैं कर्ज ले सकती हूँ, और बैंक को गारंटी के नाम पर क्या रखवाना पड़ेगा? क्योंकि यही दो सवाल हमारे शहरियों ने किए हैं। जी, इसमें मिनिमम तनख्वाह की लिमिट 25,000 रुपए और अपर लिमिट कोई भी नहीं है इसमें। और जो सिक्योरिटी की बात आप कर रही हैं, तो जो घर या जमीन एक शहरी लेगा, वही हम इसको मॉर्गेज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसलिए जरूरी है कि जो आप घर या जमीन ले रहे हैं वो मॉर्गेजेबल हो, मतलब आप ऐसी आबादी में ना लें जहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट्स मशकूक हों। ऑब्वियसली बैंक की सिक्योरिटी तो वही होगी, और वो आपके लिए भी बेहतर नहीं है और बैंक के लिए बेहतर नहीं कि आप ऐसी जगह लें कि कल पता चला वो नाले की सफाई भी तो वो बस्ती खत्म हो गई। कलामी की माजरत, एक और चीज जरा मुझे बताएं, आपने कहा कि घर ऐसी जगह पर, ऐसी आबादी में या ऐसे माहौल में लेना चाहिए कि जहां पर कागजात का मशकूक होना ना बने। अगर अच्छी सोसाइटी में आप घर लेते हैं, आपको लगता है कि 50 लाख तक घर वहां पे मिल जाता है? देखिए, ये प्रॉब्लम ज्यादा आता है आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद टाइप सिटीज में। जहाँ आप थोड़ी सी छोटी शहरों में जाते हैं, वहाँ माशाल्लाह बहुत स्टॉक मिल जाता है। बिल्कुल सही। इनफैक्ट हमें तो रिवर्स प्रॉब्लम आ रहा है कि आप पंजाब के कुछ जगहों पे जाएं, इवन रीजनेबल सिटीज में, तो वहाँ पर जो 35 लाख या 50 लाख के घर मिल रहे हैं, वो उनकी साइज का स्पेसिफिकेशन बड़ा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी 850 स्क्वायर फुट या 1100 स्क्वायर फुट से बड़ा है। तो ये हम कराची में रह के सोचते हैं कि सिर्फ वही होगा, लेकिन कराची में भी आप देखें, आप प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स जो हैं, वो जरा सा बाहर चले जाएं, सुपर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, थोड़ा और आगे जाएं, तो अब इसी देखें आबादियां बढ़ती जरूर है। अब आप सब चाहें कि सिटी में रह जाएं, हो नहीं सकता है। ठीक सर, मुझे वो जो जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं, वैसे वो ईज हो जाएगा, बनना शुरू हो गई हैं। और ऐसा ही होता है सर, शहर एक्सपैंड इसी तरीके से होते हैं। बिल्कुल सही है सर। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जो मिनिमम लिमिट ऑफ सैलरी है वो 25,000 है। सर, ये जो सैलरी होगी, इसके अगेंस्ट तय होगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप मिनिमम अगर 25,000 इज द सैलरी, तो क्या उसके अगेंस्ट तय होगा कि आपको इतना ही लोन मिल सकता है? नहीं, आप वो सेकंड टायर में भी जा सकते हैं, आप वो 60 लाख वाला भी सोच सकते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आपकी सैलरी का आधा हिस्सा जो है ना, वो आप लोन रिपेमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपकी किस्त 25,000 रुपए बन जाए, तो आप ऑब्वियसली घर कैसे? ठीक है, यानी अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जिसमें आपको पर मंथ 12,500 रुपए लोन की पेमेंट में डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक जो बहुत अच्छी चीज है, वो ये कि आप 3 या 4 लोगों का फैमिली में क्लब कर सकते हैं। ओके। तो आमतौर पे आप देखेंगे लो इनकम कैटेगरी में, वो जहाँ पर कोई मर्द जो है ड्राइवर का काम कर रहा है, खातून जो है वो कहीं घर में काम कर रही हैं, बच्चा जो है वो कोई और काम कर रहा है, तो ये इनकम क्लबिंग हो जाती है। सही, और हो सकता है कि एक सुबह जॉब कर रहे हो, शाम में छोटा सा बिजनेस करते हो, तो वो भी हम उसको दायरे में ले आते हैं।
और वो इनकम में शामिल हो जाता है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जो एक आम शख्स है उसके जहन में ये भी सवाल आता है कि जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये होता है कि बैंक ये कह देते हैं कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, यानी कि अगर आपने 35 लाख रुपए अदा करने हैं बैंक को तो वो 37 लाख पे आ जाएंगे। इस स्कीम में ऐसा भी हम कुछ देखें कि आगे आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता अगर पॉलिसी चेंज हो जाती है तो लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि पहले 35, 40 या 50 देने थे, अब हमें वो 10 या 5 या 3 या 4 ऊपर देने और सिद्दीकी साहब सॉरी बट मैं ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी तो अगर मैं पहले किस्त दे रहा था 27,000 रुपए, तो जो काइबोर जब चेंज होता है तो वो चेंज होती रहती है, पहले अगर 25 थी फिर 27 होगी, फिर अगेन 24 हो गई, तो क्या इसमें भी ऐसा होगा, ये अप्लाई होगा? और थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर दीजिएगा वो कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इसको। जी देखिए, इसमें जो पहले 5 साल पे जो प्रॉफिट रेट जो गवर्नमेंट ने हिदायत दी है बैंक को चार्ज करने के लिए वो 5% है। मैं अभी बात कर रहा हूँ टियर 2 की, जहाँ छोटा अमाउंट है और छोटा साइज है, और जो अगले 5 साल है उसमें 7% होगा ये। तो आपकी पहले 10 साल की जो मंथली किस्त है वो तो प्री डिटरमिन हो जाएगी, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी कि भाई वो 14,000 से बढ़ के 20,000 पे चली जाएगी। लेकिन अगर वो बंदा कर्ज लेना चाह रहा है 20 साल के लिए, तो जो 11वें साल से 20 साल तक के जो है वो उसमें ऑब्वियसली वो काइबोर डिपेंडेंट है। अच्छा। उसमें वो काइबोर प्लस एक्स आ जाता है जो 2.5% या 3% या 4% हो जाता है, उसमें लाजमी उनकी किस्त बढ़ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक इनका प्रिंसिपल भी थोड़ा रिपे हो गया होगा। अच्छा। तो होपफुली अगर प्रिंसिपल रिपे हो गया होगा तो उनका अमाउंट कम होगा, तो होपफुली इवन एट अ हायर रेट वो शायद उसमें कवर हो जाए। ठीक है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप 10 साल के लिए कर्जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि मेरी किस्त कितनी बनती है, हतमी तौर पे पता होगा। 11वें से 20 साल तक आपको हतमी नहीं पता, आपको अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा। आप अंदाजे से मुतालिक सर अंदाजा अगर लगवाना हो हमने आपसे इस वक्त के, वो चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग के जरिए हम लोग ले रहे हो घर, या कि हम इस्लामिक बैंकिंग के जरिए ले रहे हो जिसमें रेंटल का मामला आ जाता है, सर 30 लाख या 60 लाख जब हमने इससे मुतालिक बात करनी है, ऊपर कितने पैसे देने पड़ेंगे सर? 10 साल हो या 20 साल हो, अगर आप इसको मुझे रफली बता सकें। 30 लाख पर भी, 60 लाख पर भी, 10 साल को देखते हुए भी और 20 साल को देखते हुए भी। अच्छा देखिए, वो फिगर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो मंथली आप पे करते हैं ना, तो शुरू में किसी भी इसमें पहले आपका सिर्फ मार्कअप पेमेंट होता है। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रिंसिपल रीपे होता है। तो ये जो बात है ना कि हमने 20 लाख का कर्जा लिया था तो हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30 लाख रुपए दे दिए, तो उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। मतलब अदर देन कर्जे हंसना वो होता है कि भाई आप बिल्कुल अल्लाह की राह में आप पैसे दे देते हैं कि भाई मैंने जितने पैसे दिया हूँ उतने वापस लें, वो एक फलाही काम होता है। ये यहाँ पर हमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है इसको, जिसकी वजह से आपका लोड बर्डन तकरीबन आधा हो जाता है। नहीं लेकिन सर आज आप बैंक से नॉर्मल कर्जा लें, फॉर एग्जाम्पल नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से पहले अगर कोई शख्स जाता था बैंक के पास कि मुझे घर के लिए कर्जा चाहिए, तो वो ऊपर कितने पैसे दे रहा था? और अब क्योंकि सब्सिडी है, अब क्योंकि हुकूमत की सपोर्ट है, और अब क्योंकि हेल्दी कंपटीशन में तमाम बैंक से काम करें, तो अब वो कितना फर्क है? पहले कितने परसेंटेज ऊपर देने पड़े थे, अब क्या फर्क पड़ा? देखिए, अब तो 5% फॉर द फर्स्ट 5 years फिक्स्ड है, राइट। पहले एक तो पाकिस्तान में फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग आमतौर पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कस्टमर को ये कहते थे भाई आज का रेट आपका फॉर एग्जांपल काइबोर प्लस 5% होगा, विच विल बी 12%। तो आप ये कंपेयर कर लें कि आज अगर कोई आदमी कम से कम पे भी कर्जा ले रहा होगा जो लो इनकम कैटेगरी का है, तो उसको अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं होती तो 12% पे कर्जा मिलता है और यहाँ 5% पे कर्जा मिल रहा है। तो ये ना आप समझना डबल से भी ज्यादा है, वो 5 से डबल होके 10 होता है और ये 12% मिलता है। ठीक, और फिर ये काम शहरी के लिए मुश्किल भी होता है ना कि वो अपना घर बना ले। सिद्दीकी साहब, जब हम अपने घर की बात करते हैं तो जरा ये बताएगा कि जब घर लिया जाएगा तो वो क्या मेरे नाम पर होगा या वो बैंक के नाम पर होगा? और फिर अगर बैंक के नाम पर है तो कितनी मुद्दत में बैंक वो घर जो है मेरे नाम पर मुंतकिल करेगा? देखिए, घर तो जो है वो इंडिविजुअल के नाम होता है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में हम ये करते हैं कि हम मुश्तरका एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम जॉइंट ओनर्स बन जाते हैं। बैंक भी जॉइंट ओनर होता है और इंडिविजुअल भी जॉइंट ओनर होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अस्यूम करें कि 10 लाख रुपए का घर है और आपका डिपॉजिट उसमें इंडिविजुअल का 10% है, तो वो इंडिविजुअल 10% मालिक बनेगा, बैंक 90% मालिक बनेगा। और फिर उसका किराया तय होगा, जो किराया तय होगा उसका 90% जो है वो बैंक को वो देगा। तो इस तरह हमारा प्रॉफिट पेमेंट आता है इसमें। ठीक, तो इसी तरह उसका जब प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है तो वो यूनिट्स खरीदते रहता है और जब एंड होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता 90 से
80 से 70 इस तरह 0% पे आ जाता है, वो पूरा का पूरा घर उसका हो जाता है। राइट सर, मुझे आप प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स के पास 30 लाख रुपए हों और वो 60 लाख वाला घर लेना चाह रहा हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो कहे कि 30 लाख मेरे पास है, मुझे सिर्फ बाकी 30 लाख रुपए लेने हैं? नहीं, देखिए इसमें हुकूमत ने दो लिमिटिंग फैक्टर लगाई हुई है। एक तो जो टियर 3 है, जिसमें जो बड़ा घर आप बात कर रहे हैं, उसमें आपका 1100 स्क्वायर फुट से ज्यादा घर नहीं हो सकता है और 6 मिलियन रुपए से ज्यादा का घर नहीं हो सकता। अगर आपका घर 6.5 मिलियन का है तो ये कर्जा इसलिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट चाह ये रही है कि अगर आपके पास 30 लाख रुपए माशाल्लाह पड़े हैं बैंक में, तो आप वो 30 लाख रुपए लेके खुद घर बना लें। वो ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आ रही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको भी देंगे और वो मुझे भी दे देंगे, मैं भी एलिजिबल हो सकता हूँ उसमें, राइट? लेकिन वो मुझे देना नहीं चाहेंगे वो। तो ताकि ये सही हकदार लोगों को की तरफ जाए जिनका हक है उन्हें मिले। और यही बात वजीर आजम भी कहते हैं। सिद्दीकी साहब, एक और चीज, अगर कोई घर 850 स्क्वायर फीट से ज्यादा है लेकिन उसकी कीमत 35 लाख रुपए है, तो क्या इस पर बैंक मुझे कर्ज देगा? देखिए 850 स्क्वायर फुट और 35 लाख का है तो वो 5% मिल जाएगा। अगर वो 850 स्क्वायर फुट से ज्यादा और 1100 से कम है तो फिर उसको कर्ज मिल जाएगा और 2% ज्यादा पे मिल जाएगा, लेकिन 1100 से ज्यादा है तो फिर नहीं मिलेगा। ओके सर, लास्टली ये बता दें कि कितनी, सर यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, आपका जो पिछला क्वेश्चन था ना कि हकदार को मिले, तो इसमें गवर्नमेंट ने 330 बिलियन रुपीस का सब्सिडी के तहत बजट अप्रूव की हुई है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो पाइपलाइन इतनी है नहीं, घरों की बनना शुरू हो रहे हैं। जब ये आएंगे तो आप देखेंगे ये घर आम हालात में लोगों को मिलते रहेंगे और वो बिल्डर्स भी लोगों के पीछे पड़े होंगे कि भाई आप हमारा घर खरीद लें। अभी स्टॉक नहीं है, तो ये जो चीजें आपको अभी इतनी नजर नहीं आ रही है, ये नजर आएंगी। इनकी जब पाइपलाइन नजर आएगी तो फिर आपको ये जिस तरह बन कबाब मिलता है ना, उस तरह आप आसानी से आप घर भी खरीद पाएंगे। अरे वाह! और सर ये हमने देखा भी है, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ शहरों में या फॉर दैट मैटर बिग सिटीज के आउटस्कर्ट्स में बनाए जा रहे हैं ताकि जब ये प्रोजेक्ट के तहत लोग कर्ज लें तो वहां पर वो ले सकें। सर मुझे ये बता दें कि अब तक कितनी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं? अगर आपके पास तमाम बैंक्स का रिकॉर्ड है तो तमाम का बताएं, वरना सिर्फ मीज़ान बैंक का बता दीजिएगा। और क्या कोई हद भी है, कोई कैपिंग भी है कि अच्छा इतनी एप्लीकेशंस आ गई तो फिर मजीद नहीं ली जाएंगी? जी देखें, एप्लीकेशन तो हजारों में आई हैं, उनका भी फिल्ट्रेशन हो रहा है। एप्लीकेशन दो तरह से आती है, एक जाती है डायरेक्टली टू नेफ्डा जो नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी है, वो मजीद और अपने घर बना के देंगे, उनको एप्लीकेशन जा रही है। और जो उनके पास एप्लीकेशन आ रही है वो हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई आप देखें कि आप इनमें से आप भी एप्लीकेशन सीव आउट कर लें। और एक बहुत इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि गवर्नमेंट का कहीं ये प्रेशर नहीं है कि भाई आप फलां को दे दें या फलां को ना दें, आप अपनी मर्जी से करें, क्योंकि रीपेमेंट का रिस्क हर इंडिविजुअल बैंक रन करता है। इसमें एक स्कीम है जिसमें 40% गारंटी स्कीम है, जिसकी इत्तेफाक से आज ही साइनिंग सेरेमनी है। लेकिन उसको अगर 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें तो ये सारा रिस्क जो है बैंक को देना है। तो गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी ये इंटरफेयर नहीं करती कि भाई आप फला तबके को दे दें, इसको दें ना दें, उसको ना दें, वो टोटल 100% बैंक के बैंक पर डिपेंड करता है। सर अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि अगर फैमिली मेंबर्स मिलकर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सर क्या ये अप्लाई दोस्तों पर भी होता है, दो दोस्त मिलकर लेना चाहें तो? मुझे इसका सही आंसर टू बी ऑनेस्ट नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ख्याल से नहीं होता होगा ये। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान की जब बात होती है तो नई नई चीज़ों, नए नए मौक़ों, नए नए टैलेंट की भी बात हम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं जिस नए टैलेंट की बात करी वो मेरे साथ मौजूद है, नन्हे मुन्ने से हैं, वो शुएब की बिल्कुल बात है। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पाकिस्तान में। 10 साल नासिर को देखकर यही कहा 10 साल नासिर को देखकर यही कहा जा सकता है जनाब कि 9 उम्र पाकिस्तानी सिंगर की आवाज़ ऐसी है कि जब बड़े बड़े सुनते हैं तो वाह वाह क्या वो गाना गाता है। नहीं बिल्कुल ही, मैं अब अपने तमाम अल्फाज वापस लेता हूँ बिकॉज आई कांट सिंग। एनीवेज 10 साल साथ की जो हम बात करें, सड़क पर ये किताबें फरोख्त करते हैं, चलते फिरते लोगों को गाना सुनाते हैं। साद और उनके वालिद नासिर और उनके दूसरे भाई हैं वो भी अब्दुल रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। बट पहले क्यों ना थोड़ा सा गाना सुनवा दें आपको। भूल जाने
सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, ना दे रे रे रा, दे रे रा, दे रे रे। मैं सब जाता हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये बरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। क्या बात है, जबरदस्त साथ। अच्छा, और जरा देखिए कि उसने गाने से पहले कतन ही नहीं कहा कि मेरे गले में खराश है, उसने कतन नहीं कहा कि नहीं सुबह सुबह का वक्त है, उसने कतन नहीं कहा कि आई नीड ग्रीन टी, उसने सिर्फ गाया। और क्या गाया, क्योंकि अक्सर ये होता है हम किसी से फरमाइश करते तो ये जरूर कहा जाता है गले खराब है या अच्छा भी नहीं गा सकते, अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन इतनी जबरदस्त आवाज और अंदाज, क्या बात है। कहीं से ट्रेनिंग ली है, किसी ने सिखाया है या सुन सुन के खुद गाया है? जी कितनी बार ये गाना सुना इससे पहले कि खुद गाया, क्योंकि आपने तो पूरा गुनगुनाया? इससे मैंने ये 2 दफा सुना था बस। अच्छा, मुझे साथ थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि 10 साल के हो आप, दिन की रूटीन क्या होती है? किताबें बेचना, ये ज़ाहिर है ये आपकी उम्र नहीं है, आपकी उम्र नहीं है काम करने की, आपकी उम्र नहीं है स्ट्रगल करने की। मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, घर की जिम्मेदारी मेरे पे, मेरे वालिद साहब बीमार है। आप बड़े हो घर में सब? जी। तो क्या सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे जाते हो? मैं 2 बजे उठता हूँ, तब 3-4 बजे फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा। 5 बजे मैं चला जाता हूँ नहीं, अपना काम से। दोपहर 2 बजे? जी, दोपहर 2 बजे। यानी अच्छा। आप 3-4 बजे चले जाते हैं, तो फिर आप वापस कब आते हैं? वापस में 8-9 बजे। 8-9 बजे आते हो। और मतलब कोई एरिया, कोई जगह आप टारगेट कर लेते हो, अच्छा मैंने आज इधर जाना है, आज इधर जाना है, आज नहीं, इधर जाना है? एक ही जगह जाते हो। पहले किताबें लेने भी खुद जाते हो? हाँ। किताबें कहाँ से लेने जाते हो? ना, ये
उर्दू बाजार। उर्दू बाजार खुद जाते हो या अब्बू साथ जाते हैं? नहीं मैं अब्बू नहीं जाते। मुझे प्लीज़ नासिर साहब आप भी बताएं, उसने कहा आप बीमार हैं, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताएं। ज़ाहिर है ये बेटा आपका अभी से सहारा बन रहा है, ये बेटा आपको अभी से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको पढ़ने का शौक भी है, बेच वो किताबें रहा है, हालांकि उसकी किताबें पढ़ने की उम्र है, लेकिन मुझे प्लीज़ आप बताएं इतनी मुश्किल क्या पड़ी कि बच्चे को ये करना पड़ रहा है? असल में घर का कफील यही है। अच्छा, इससे बड़ी बेटी है मेरी। सब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 10 बच्चे हैं, 3 बेटे मेरे, 7 बेटी हैं। और इससे एक बड़ा बेटा है, वो टेलरिंग का काम सीख रहा है, और ये जो है बच्चा घर की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है, जितना भी करता है ये, उसी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा आसानी की है हमारे लिए। और हमें ये पता नहीं था ये बच्चा गाता है। अच्छा, ये मुझसे छुप छुप के गाता था। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम हमें जब पता चला, जब ये हमारे घर पे फर्स्ट टाइम मीडिया आई, एक्सप्रेस न्यूज़ वाले इसको तलाश करते हुए आगे, सही, जब हमें पता चला कि गाता है, ओके, तो उसके बाद से इस फील्ड में चले गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका मैंने स्कूल ज्वाइन करवाया, मैंने इसको काम छुड़वा दिया, मैंने इसका ओके, ट्यूशन भी ज्वाइन करवाया। 4 तारीख से इसके स्कूल है, और ये मैंने नहीं किया, एक बच्ची है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह खुश रखे, आमीन, आमीन। उन्होंने ये नेकी की है मेरे साथ। तो इसके स्कूल के अखराज वगैरह वो खुद ही अफोर्ड कर रही हैं। उनका नाम शिद्रा इकबाल है, आज न्यूज़ से हैं वो। बिल्कुल सही। उन्होंने इसको स्कूल के लिए उन्होंने इनको अफोर्ड किया है, और हम उनका बड़ा शुक्रगुजार है, और पूरी मीडिया का शुक्रगुजार है कि मेरे बच्चे के लिए वो इतना फेमस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसकी आवाज़ की वजह से उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमारी कोशिश यही है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्कूल ज्वाइन कराया, अभी हमने रिक्वेस्ट ही की है गवर्नमेंट से कि इस मेरे बच्चे को कोई ऐसी एकेडमी मिले जिसका ये शागिर्दी में आए और ये ज़िंदगी में कुछ बने और ये मुल्क का नाम रोशन करे और हमारी खिदमत दिल जान से कर सके। बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और मैं कुछ सीखूँ। गाना चाहता है ये ज़िंदगी में, और ये सिंगर बनना चाहता है, इसकी दिली ख्वाहिश है। माशाल्लाह आवाज़ इतनी अच्छी है। तो जब बेटे की वजह से इतनी खुशियाँ माशाल्लाह आपको मिल रही हैं, इतना फ़ख्र आपको महसूस हो रहा होगा यकीनन अपने इस 10 साला बेटे पे, तो मुझे प्लीज़ बताएं कि बाकी जो घर के बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसकी वालदा क्या कह रही हैं? इनकी वालदा सब जो घर वाले हैं बड़े खुश हैं इससे, इनकी बहनें वगैरह जो है वो बड़े खुश हैं। ये जितना फेमस हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, और हमसे जितना हो सकता है इसको अफोर्ड कर रहे हैं हम, जितना भी मुझसे हो सकता है। सही, क्योंकि मैं खुद डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, 11 साल से मैं बेकार हूँ, मैं काम क्योंकि ज़ाहिर है हमने आपको देखा आप व्हील चेयर पर यहाँ पर आए। और मेरे अभी भी मैं ज़ेर इलाज हूँ अनीफ हॉस्पिटल। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, हमारी दुआएं आपके साथ चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बस अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे बच्चे इंशाल्लाह सिर्फ ये मुल्क के लिए नहीं कुछ कर देंगे, इंशाल्लाह सब मेरे बच्चे लिए कुछ करेंगे, ना करें, मुल्क के लिए मुल्क के लिए कुछ कर देंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है ये, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। साथ मुझे थोड़ा सा बताओ अब कितना अच्छा लग रहा है कि स्कूल, क्योंकि आपने कहा ना कि आपको पढ़ने का शौक है, अब स्कूल स्टार्ट हो रहा है, कितना खुश हो? क्या करना चाहते हो आगे? सिंगिंग तो है एक पैशन, वो तो आवाज़ भी बहुत अच्छी, लेकिन उसके अलावा होता है ना बच्चों से सवाल करो, कहते हैं पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि एक बहुत बड़ा सिंगर बनूं। इंशाल्लाह। फेवरेट सिंगर कौन है? राहत फ़तेह अली खान। ओके, तो आप अच्छा ये बताओ कि अगर आपको ये मौका मिले कि किसी से सीखना है आपने, कोई उस्ताद हो आपके, तो उस्ताद कौन हो? राहत फ़तेह अली खान से सीखना चाहते हैं। और 10 साल की उम्र में मतलब इस बच्चे का इतना ज़बरदस्त अंदाज है, सोचे आगे आने वाले सालों में क्या ज़बरदस्त अंदाज है। मैं ज़रूर पूछता साद, जब आप गुनगुनाते थे सड़कों पर किताबें बेचते बेचते, तो लोगों का रिस्पांस क्या होता था? किसी ने ऐसा कहा हो आपको कि अरे दोबारा सुनाओ, ये पूरा सुनाओ, रुक जाओ जरा सुनते हैं, ऐसा हुआ? नहीं, मैं सॉरी, मैं सवाल से आपसे कर नहीं पाया। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ आपसे, कभी ऐसा हुआ जब आप सड़कों पर किताबें बेचते थे इतने सख्त मौसम में, गर्मी में, गाना गाते गाते, तो किसी ने कहा और रुक करके अच्छा किताब तो लेंगे, जरा गाना सुनाओ, कहते थे लोग? जी, लेकिन मैं उनको सुनाता नहीं सुनाते थे? नहीं, वो वीडियो बनाते। अच्छा, वीडियो बनाते थे। देखो वीडियो बनी तो मशहूर हुए। चलो मुझे बताओ कि कुछ कहना चाहोगे अपने सुनने वालों को, हुकूमत से, इमरान खान साहब से? अभी तो ज़ाहिर है एक मुश्किल तो हल हुई है, लेकिन आपके सारे बहन भाई भी हैं, सबकी जिम्मेदारियां आप पर थीं, उन सब ने भी पढ़ना है, उन सब ने भी आगे बढ़ना है, कुछ कहना चाहते हो? मैं पढ़ रहा तो हूँ, लेकिन घर की भी जिम्मेदारियाँ मेरे पे। अच्छा, तो उसकी भी फिक्र है आपको? ठीक, तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप दोगे? उनका मैं शुक्र
मेरी इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हूँ। अच्छा, शुक्रिया अदा करोगे, वीडियो देखी, आपकी हेल्प की, आपके अब्बा को आपको आपके अब्बा के लिए बाइसे फ़ख्र बनाया। जी। और ये एक एग्जाम्पल है, साद एक एग्जाम्पल है उन तमाम नौजवानों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि जो जब कमाने लगते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं, जो जब कमाने लगते हैं तो अपने बीवी बच्चों के खर्चे तो उठाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, बहन भाइयों को भूल जाते हैं। वो 10 साल का बच्चा एग्जाम्पल कितनी खूबसूरत सेट कर रहा है, अपने वालिद की परेशानी को समझते हुए अपने बहन भाइयों का वाहिद कफील बनकर सामने है। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब साथ मौजूद थे। अल्लाह बहुत आपको कामयाबियाँ दे, तमाम ख्वाहिशात को पूरा आने वाले वक्त में हम देखें कि साद एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सिंगर बन गया है इंशाल्लाह। अपनी मदद आपका जज्बा हो तो मुश्किलात पर काबू पाना हो जाता है आसान। ये एग्जाम्पल सेट की कराची के एक NGO ने। जिला वस्ती में शफीक मोड़ से सोहराब गोट तक सड़क की मरम्मत का काम खुद से शुरू कर दिया। दे डिडंट वेट फॉर द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के वो आए और काम करें। उन्होंने कहा कि हम ये खुद करके दिखाएंगे, उन्होंने किया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हुकूमत को जो काम करना था वो NGO ने संभाल लिया। कराची में शफीक मोड़ से सोहराब गोट तक जगह जगह से टूटी सड़क की पैवंदकारी और फुटपाथ पर रंगो रोगन करने 100 से ज्यादा रज़ाकार पहुंच गए। सुबह से शाम तक लोगों को बेहद तकलीफ होती थी, तो ये हमने इसको फोकस किया कि यार ये हम अपने ताउन से जो है इनको जो प्रमोट करें और इसको फैसिलिटेट करें, लोगों के लिए आसानियाँ करें। नौजवानों का कहना है अपने मुल्क और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। एज अ यूथ मैं तो इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आपका कराची और मेरा कराची नहीं बोल रहे, आज हम बोल रहे हैं कि ये हमारा कराची है। निजी तंजीम के इस काम में FB एरिया और नॉर्थ कराची के सनतकारों ने भारी मशीनरी के जरिए अपना ताउन पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये ज़बरदस्त काम जिस तंजीम ने किया, आज हम उसकी बात करते हैं। उनकी 2 वॉलंटियर्स ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वी हैव विद अस इफ्रा खान एंड खदीजा लियाकत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त किया जी आपने। तो ये थोड़ा सा मुझे हाथ पे क्या हुआ? हाथ पे वो काम करने के दौरान हुआ? नहीं, अच्छा, उससे पहले हुआ, माइनर सी इंजरी हो गई थी, बर्न हो गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये काम जब हम इस तरह के काम के बारे में सोचते हैं, कहते हैं हाँ गवर्नमेंट का काम है, हमें क्या है भाई? आप लोगों ने ये नहीं सोचा, आपने कहा कि ये भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारा शहर है, हमने इसको बेहतरीन बनाना है? असल में बात ये है कि जब बंदा खुद फेस करता है ना ये सारी चीज़ें, तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि किसी ने तो करना है ना आगे बढ़ के, तो क्यों ना हम खुद करें। क्योंकि मतलब इस दौर से गुजरे हैं ना, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, उन्हीं सड़कों पर ट्रैवल करना होता है। तो फिर क्यों हम वेट करें किसी का कि कोई आएगा और हमारा मसीहा बनेगा, हम खुद क्यों ना कुछ करें। अच्छा, ये जो आपने कहा कि कोई आएगा हमारा मसीहा बनेगा, इससे मैं ये समझूं कि उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन इंतज़ार नहीं किया, इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, खुद मुख्तारी इख्तियार। अच्छा, ज़रूर आप लोगों ने कोशिश की होगी इफ्रा कि पहले जो एक ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाए, कोई एप्लीकेशन लिखी जाए, जिनका काम है उन्हें कहा जाए कि प्लीज़ आइए और ये कीजिए, ऐसा किया था या नहीं? आपने पहले सोच लिया कि वो तो आएंगे ही नहीं? नहीं, हमने ये सोचा कि ये हमारा कराची है। और ये जितने भी हमने देखा कि शफीक मोड़ से सोहराब गोट तक के जितने भी पैचेस हैं, रोड के पॉट होल्स हैं, तो फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया कि इसे फिक्स्ड किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने खुद ही ये काम किया, क्योंकि ये हमारा कराची है, तो जाहिर सी बात। जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो इसी तरह सड़कें मुरम्मत करती है और क्या काम करते हैं? ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आपने सड़क मुरम्मत की है? जी। ओके, तो उसके अलावा क्या कर रहे हैं? अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं, हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। और हम ये मतलब कि अंडर प्रिविलेज जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करने की काम करते हैं। तो ये जो सड़क मुरम्मत वाला काम था, तो ये कैसे हुआ? ये इसका इनिशिएटिव क्या है? ये सोच कैसे आई? ये सोच ऐसे आई कि हमने देखा कि जो भी शहरी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। शफीक मोड़ पे बहुत ज़्यादा पैचेस थे और पॉट होल्स थे, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए किसी शहरी ने आपको रिपोर्ट किया या आपकी अपनी टीम मेंबर में से किसी ने फेस किया? टीम मेंबर ने फेस किया। हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लाइव देखा एक एक्सीडेंट उसी सड़क पर, तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, अब इसको मरम्मत करना, अब हमें किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं। बस बहुत इंतज़ार कर लिया, मज़ीद नहीं। तो मुझे बताएं कितने और लोग शामिल थे आप लोगों के साथ? हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, मार्केटिंग के मेंबर्स थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमने जो इवेंट पेज कैंपेन किया था, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे वॉलंटियर्स ने हमें ज्वाइन किया, व्लॉगर्स थे डिफरेंट। ओके, तो ऐसा तो नहीं हुआ जब आपकी टीम वहाँ पर काम कर रही थी तो किसी ने कहा होगा
ये कौन लोग आगे जो काम करें? तो हुकूमत का काम और इंतजाम का काम है या कोई इदारा आ गया हो कि तो हमारा काम था, आप लोग किधर आ गए? जी बिल्कुल, वो असल में वो जो ट्रैफिक जा रहा था उस पर हमने फ्लायर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि अवेयरनेस हो, वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझें। तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन वो क्रिटिसाइज क्या किया? यही कहा कि आप लोगों का तो काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन क्रिटिसिज्म तो एक अच्छा और आप उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, अब क्या मजीद सड़कों की मरम्मत का और भी इरादा है? क्योंकि कराची में एक ऐसी सड़क नहीं है, बहुत सारी सड़कें हैं। ये ना महक बता दें अपने बिल्डिंग के बाहर वाली सड़क का आपको कि वहाँ हम गुजरते हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं वहाँ पर। जी, हमारा अभी फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। हमने अभी सोहराब गोट शफीक मोड़ टू सोहराब गोट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और देखें, हमने इनिशिएटिव इसीलिए लिया है कि लोग जो है आगे बढ़ के खुद भी अपने अपने इलाके को ओन करें। यानी जिस इलाके में कोई मसला है तो उसके लिए किसी इंतजामिया का वेट ना करें, खुद से पुल इन करें। अगर हाथ बढ़ाया तो लोग इनका हाथ थामे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों को फंड्स की कमी हो जाएगी, बिकॉज जितने मसाइल कराची के हैं और जितना अच्छा काम आप लोगों ने किया, लोग अब आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हमारे इलाके का ये मसला, हमारे इलाके का मसला ये, और ये ना हो कुछ सालों बाद आप लोग के एनजीओ छोड़ो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मकसद ही हमारा यही था कि अगर हमने ये फेस किया है हमारे इलाके में, हमने ये इनिशिएटिव लिया है, तो आगे बढ़ के आप डिपेंड ना करें, हमें भी कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद आगे बढ़ें, इनिशिएटिव लें, अपने इलाके की सड़कें मरम्मत करें, सफाई का ख्याल रखें, प्लांटेशन करें, क्योंकि इससे आपकी जनरेशन को फ़ायदा होगा। अच्छा, तो मुझे बताएं, अभी तक किसी ने आपसे कॉन्टेक्ट किया? कांटेक्ट तो बहुत सारे, जब हम लोग वॉलंटियर्स के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अप्रोच किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारे इलाके में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो हमने कहा इंशाल्लाह देखते हैं, लेकिन आप लोग खुद भी देखें ना, खुद भी ध्यान रखें, दूसरों पे डिपेंड ना रहें। अच्छा, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस आया या उनकी तरफ से कुछ एप्रिसिएशन मिली या कुछ कहा गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इदारे हैं उनकी सपोर्ट मिल गई, यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। कौन से इदारे हैं? डीएमसी और हम पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सड़कों पे हमारे लिए खड़े हुए थे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात है भाई, इदारों ने सपोर्ट किया आपको। इदारे हमें नजर नहीं आते, आपको नजर भी आया, उन्होंने काम भी किया आप लोगों के साथ, क्योंकि इदारों ने उन्हें बेसिकली आपकी सपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि उनका काम आप लोग कर रहे थे। दैट इज द रीजन कि वो आपको सपोर्ट करने का एक खाना पकाने में ऊपर से आगे थोड़ी सी मिर्ची मसाले और थोड़ी और चीजें डाल देंगे। लेकिन आपको पता है वो ऊपर से जो एप्रिसिएशन ही मिल जाती है, तो हमें लगता है कि हिम्मत बांध देती है। एंड एट दैट टाइम वो सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, पुलिस की सपोर्ट स्पेशली बहुत जरूरी होती है। आपको ज़रा जो वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं उनको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ मौजूद खदीजा एंड इफ्रा, आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया, कीप अप डूइंग द ग्रेट वर्क, और बड़ा अच्छा मैसेज, बड़ी अच्छी सोच थी। इसी का इंतजार ना कीजिए, आपके इलाके का जो भी मसला है उस मसले को ओन कीजिए और उस मसले को खुद हल करने की कोशिश कीजिए। बात है केयर करने की, तो केयर कौन कर रहा है? स्पेशली इन 2020 केयर सबसे ज़्यादा की है तो नर्सिंग स्टाफ ने की है। लंबी लंबी शिफ्ट्स की हैं, लंबी लंबी ड्यूटीज़ की हैं, और उसके साथ उस ख़तरे को लेकर घर वापस भी गया है ये स्टाफ। हम बात कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ की, तो क्यों आज बात की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान को इस हवाले से एजाज़ मिला है। दुनिया की 100 मुमताज़ नर्सेस की फहरिस्त में 8 ऐसे नर्सेज हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान खासकर मुश्किल वक्त में सेहत के मैदान में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल, और जब हम नर्सेज की बात करते हैं तो यकीनन ये भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है कि ये वो 8 नर्सेज जिन्होंने अपने घर को पीछे रखा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उस ख़तरे में सबसे आगे हमें फ्रंट फुट पर नजर आई। और बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ ऐसे हैं जिनमें से बहुत सारे लोग इस कोविड का शिकार भी नजर आए, और फिर जो लोगों का रवैया उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि ये इस तरह के हालात है कि हर कोई ना जिद चुबा हुआ था, मेंटली डिप्रेस हमें नज़र आ रहा था। और ये वो स्टाफ, ये वो तबका जिन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त करने के बाद अपने होंठों पे, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी। इन 8 नर्सेज में से आज 2 हमारे साथ मौजूद है, मरीना बेग और साइमा सचवानी, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट। तो जनाब, ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के स्टाफ के लिए, या वो लोग जो कि नर्सिंग स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले तो बताएं, महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक इस एजाज़ की बात है, सो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है,
और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए मेनली, क्योंकि ये वुमेन जो सारी जो नर्सिंग प्रोफेशन में जो कि औरतें हैं, सो औरतों के लिए बहुत बड़ी बात है और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ा। और ये सिर्फ हम 8 नहीं हैं, हमारे साथ जो दूसरी नर्सेज हैं जो भी always a teamwork. Yes, तो जो दूसरी नर्सेज हैं, I mean 1 लाख से ज़्यादा जो नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हैं जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, तो ये उन सब के लिए एक एजाज़ है। Great. So मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और सब नर्सेज मिडवाइफ्स जो भी पाकिस्तान में है सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हम फ्रंट फेस हैं, मगर हमारे साथ वो सब इस के हकदार हैं। बेशक। मरीना, आपको मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी के ज़रिए सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने पर अवार्ड मिला। थोड़ा सा मुझे बताएं कि मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूजेज 2020 में क्या रहा? देखिए, वैसे तो मोबाइल हेल्थ साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल में भी साइंस का जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो रहा है। जो मेरा जो अवार्ड था जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, वो था मेनली, जैसे मैं मिडविफरी मिडवाइफ हूँ, उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे अपना किरदार अदा कर सकता है। सो उसमें जैसे हमारे मुल्क में माँ और बच्चे की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है और उसकी एक वजह ये है कि हमल के दौरान जो माएँ हैं जो कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में हैं, वो अपना चेकअप नहीं कराती हैं, उनको हेल्थ केयर तक एक्सेस नहीं है। सो इसके लिए इसको बेहतर बनाने के लिए जो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, सो उनको जो है वो मोबाइल, बिल्कुल बेसिक मोबाइल पे किस तरह से उन औरतों को रजिस्टर करना है जो कि कम्युनिटी में अपने घरों में हैं और जो हामला हैं, सो उनको रजिस्टर करके और उनकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से एक स्किल्ड कम्युनिटी मिडवाइफ के पास जाती है और वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं और उस औरत को जब भी उसका चेकअप का टाइम है उनको रिमाइंडर्स देना, उनको वहाँ पे भेजना कि उनको चेकअप के लिए जाना है, ताकि टाइमली अगर कोई मसला है, कोई पेचीदगी है तो वो आइडेंटिफाई हो और उस पे ले। यस, ठीक। और साइमा, आप भी अपने काम से मुतालिक बताएं, यकीनन आपके भी काम को बहुत सराहा गया। जिस कैटेगरी के अंदर मुझे नॉमिनेट किया गया था वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है। क्योंकि हम नर्स एजुकेशन की डिपार्टमेंट से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो मेन काम ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हम नर्सेस को फ्रंट लाइन वर्क प्लेस के लिए रेडी कर रहे होते हैं। तो जैसे कि ज़माना तब्दील हो रहा है, एजुकेशन को बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ऐसे ही सिमुलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भर में आइडियल हेल्थ केयर सिस्टम और हॉस्पिटल सेटिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से कम्युनिटी के अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं कि आप रियल कम्युनिटी का एक्सपोजर 4 साल के प्रोग्राम में या 2 साल पोस्ट आर्यन के प्रोग्राम में नहीं दे पाते हैं। तो उस सूरत के अंदर सिमुलेशन आज की दुनिया के अंदर एक माना व तहकीक से प्रूव करदा तरीका है, जिसके अंदर आप नेक्स्ट टू रियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट के अंदर वो स्किल्स कॉम्पिटेंसी एक जो नर्स के अंदर होनी चाहिए, जब वो अपने काम में शुरू करती है अपने काम को, तो वो तजर्बा उसको हासिल हो जाए। तो जो मेरी टीम ने और हमने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी नर्सिंग एजुकेशन के अंदर सिमुलेशन की टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया और हमने सिमाबाद के नाम से एक लोकल कम्युनिटी जो है उसके साथ जो हमने खुद ही ने इसको तख्लीक किया। आका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग का कोलैबोरेशन है, जो हमारे पास CIME एक डिपार्टमेंट है जो इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन पर काम करता है। रिसेंटली ही कुछ साल पहले वो डिपार्टमेंट आका यूनिवर्सिटी में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। उनके ताउन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फिज़िकली हमने वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया और वो एक्सपोजर जो वो कम्युनिटी में जाकर करते हैं तो वो हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमारे जो स्टूडेंट्स थे रियल कम्युनिटी सेटअप के अंदर गए तो उनके लिए इजी हो गया, बहुत इजी हो गया और उनका जो लेवल ऑफ लर्निंग थी वो एवरेज से तो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया। तो ये चीज़ है। तो हॉस्पिटल केयर के अंदर भी सिमुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो रही है। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जैसे पायलट है आप उसको रोज़ जहाज़ में तो नहीं बिठाते ना, मगर सिमुलेटर पे ही बैठता है। तो नर्स के हाथ में या मेडिकल फील्ड के अंदर लोगों के हाथ में इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, तो सिमुलेशन आज की दुनिया के अंदर एक बहुत ही वायबल सॉल्यूशन है। तो पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी आगा खान की तरफ से किया बिल्कुल, आगा खान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और अगर इस साल की बात करें, जैसे कोविड की वजह से जो है ये इनोवेशंस जो हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। सो उसमें ये मोबाइल हेल्थ की टेक्नोलॉजी और सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें अब बहुत काम आ रही हैं कि हम जो है वो सिमुलेशन के ज़रिए और मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से केयर को बेहतर बना सकते हैं और वो मयारी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हमने स्पेशली देखा है इन 2020, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, कि
क्योंकि जिसको कोविड-19 हुआ वो सब हॉस्पिटलाइज नहीं थे, बहुत से लोग घरों में आइसोलेशन में थे और बहुत से लोग परेशान थे कि करना क्या है। तो डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने उनको बहुत सपोर्ट किया है कि कब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, अच्छा आप ये मेडिसिन छोड़ देनी है, अच्छा आपको ये सिम्टम है तो आप ये कर लें, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल जाते डॉक्टर से मिलते। तो डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ा सपोर्ट किया है। अच्छा, जब भी मैं नर्सिंग स्टाफ से, मिडवाइफ से या पैरामेडिकल स्टाफ से बात करूँ तो मैं ज़रूर ये पूछता हूँ कि इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन एक चैलेंज होता है आप लोगों का जो बहुत बड़ा होता है, वो होता है अटेंडेंट का रवैया। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ मरीना, इफ़ यू कैन शेयर समथिंग कि अच्छा वो फलाना एक वाक़या था जिसने आपको बड़ा परेशान, बड़ा अपसेट किया, बट आपने अच्छा हौसला रखा, हालांकि उस वक्त आपको लगा कि मुझे तो छोड़ देना चाहिए ये प्रोफेशन कि वो इतना बुरा एटीट्यूड आपको फेस करना पड़ा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि लोग भी समझ पाएँ कि हम जो अपने नर्व्स पर काबू नहीं रखते और अपना गुस्सा निकाल देते हैं उस पर जो केयर करना होता है। हमेशा ऐसा होता है कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। हाँ, और मतलब इस चीज को बर्दाश्त करना, वैसे तो दिल करता है कि लगाए थप्पड़ गान के नीचे, लेकिन आप लोग कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं? एक्चुअली हमारी नर्सिंग एजुकेशन के अंदर खास तौर पर ये करिकुलम का पार्ट होता है ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि हमें साइकोलॉजी को भी समझना है और जिसका कोई भी फैमिली रिलेटिव उस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में है, खुदा न खास्ता इसकी जान को खतरा है, बहुत अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही, एक छोटी सी चीज़ जो है वो, जो शायद नर्सिंग स्टाफ के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए रूटीन की बात हो, मगर उनके लिए बहुत ही कीमती लम्हे होते हैं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि उस सिचुएशन को कैसे आपने जो है वो डील करना है और उसको मज़ीद एग्जैजरेट नहीं होने देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हमारे करिकुलम में पहले दिन से आखिरी दिन तक और जब तक वो जॉब पे रहते हैं इसको बार बार एम्फोसिस किया जाता है कि आप बेहतर कंडीशन में हैं और जो फैमिली है वो आपकी तरफ उम्मीद से देख रही होती है। तो आप कैसे उस सिचुएशन को डील करें। बहुत दफ़ा पे ये मुश्किल सिचुएशंस आ रही होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन कब आई? ये जैसे कि मेरा तजर्बा ज़्यादातर कम्युनिटी के एरिया के अंदर है, तो वहाँ पर ये होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब हम कहीं पर भी एंटर होते हैं कम्युनिटी के अंदर, किसी कच्ची आबादी को ले लें, किसी इलाके में चले जाएं, तो हम तो उनके लिए अजनबी भी हो जाते हैं, आउटसाइडर भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इनका मकसद क्या है, इस मालूमात को पता नहीं वो कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या ये पॉलिटिकल कोई इसके पीछे एजेंडा है? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हम जब खुद हैं तो हमने बहुत यंग एज में ये प्रोफेशन में कदम रखा और जब हम नर्सिंग के टीचर्स या एजुकेटर्स बने तो वो भी हमारी उम्र काफ़ी कम थी। अब जिन बच्चियों को और बच्चों को हम लेकर जाते हैं वो तो माशाल्लाह से काफ़ी यंग, यूनिवर्सिटी में एंट्री लेवल के जो आप समझ लें जो ग्रुप होता है, तो उनको समझाकर उनको ट्रेन कर कर लेके जाना और फिर कम्युनिटी के अंदर गेट कीपर्स जिनके थ्रू हम आराम से दाखिल हो जाए, वो बड़ा एक ज़रूरी स्किल होता है जो हम सिखाते हैं। तो उस सब के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि लोग नाराज़ हुए हों, वो ना चाहते हुए हों, तो खुदा न ख्वास्ता हमारी जैसी कुछ नर्सेस के ऊपर पत्थर वगैरह भी ऐसा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो इतना शदीद किस्म का मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं आया, लेकिन मेरे कॉलीग्स के साथ ऐसा हो चुका है। बिल्कुल। तो वो सेफ्टी के वक्त फिर हमें ये होता है कि नहीं, हमें बच्चों को हिफाजत के साथ नर्सेस जो हैं उनको लेके जाना है और ये भी उसको डील करना है। एंड मरीना, आप अगर शेयर करना चाहें। सो बेसिकली जैसे साइमन ने बताया कि इस तरह की सिचुएशन आती है और पर्सनली मैंने कभी नहीं इसको फेस किया, लेकिन मैंने देखा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादातर इस तरह की सिचुएशन, बिकॉज कि जो स्ट्रेसफुल उस वक्त का माहौल होता है वहाँ पे फैमिली के लिए, जो अपने मरीज़ को वहाँ पे लेके आए जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो वो अक्सर वायलेंट हो जाते हैं और कभी जो है वो इतने ज़्यादा भी हो जाते हैं कि वो फिज़िकल वायलेंस तक भी बात चली जाती है। सो उस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक नर्स या एक पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ज़रूरी है कि उनको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिफेंसिव नहीं होना है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें जैसे साइमा ने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर रहे हैं, कि उनको सिखा रहे हैं कि उनको सिंपैथी किस तरह से एम्पैथाइज करना है सिचुएशन को, कि सामने वाला अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपकी भी यही कि आपका कोई लव्ड वन अगर इस सिचुएशन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको उनको काम डाउन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब जहाँ आप डिफेंसिव होते हैं तो वहाँ पे और सिचुएशन खराब हो जाती है, रिएक्शन ज़्यादा आता है सामने से। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही है कि आप अपने आप को काम रखें और वही आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। बस एक जुमले में मैं आपसे पूछना ये भी चाहूँगा कि आपकी एफर्ट्स को जिस तरह माजी में अंडरमाइन किया गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे लिस्ट में 8 नर्स एंड मिडवाइफ्स का नाम आना, आपको क्या लगता है नए आने वाले लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन है अब
बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन इतना उभर के आ रहा है सामने। सो पहले जिस तरह बताया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सराहा नहीं जाता था, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है और नर्सेज़ और मिडवाइफरी के जो मिडवाइफ्स का जो प्रोफेशन है उसको अब लोग समझ रहे हैं और नौजवान जो हैं वो इसमें आ रहे हैं और विद चॉइस आ रहे हैं। पहले तो ये होता था विद चॉइस आ रहे हैं, विद चॉइस आ रहे हैं। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। आई मीन आना चाहिए और भी हम एनकरेज करते हैं कि आए, बिकॉज यूजुअली होता ये है कि जैसे डॉक्टर बनना है, एक ये होता है ना शुरू से कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या उनकी खुद की ख्वाहिश होती है हम डॉक्टर बनेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ, लेकिन अब कुछ जो हैं वो बच्चे जो हैं वो इसी तरह से सोच के आते हैं कि हमें नर्स बनना है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि अब इंटरनेशनली इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। नर्सिंग का प्रोफेशन इस लेवल तक नाम सामने आए हैं और काम जो कर रहे हैं नर्सेज तो वो सिर्फ बेड साइड नर्सिंग की हद तक नहीं है। अब नर्सिंग के शोबे में भी अगर हम देखें तो एडवांस प्रैक्टिशनर आ गई हैं और एडवांस प्रैक्टिशनर जो नर्सेज हैं उनका रोल APN रोल अब बहुत ज़्यादा है। और इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स रन करना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आखान यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली ही जो है वो लैक्टेशन क्लिनिक लेड बाय अ नर्स ये स्टार्ट किए। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और माइलस्टोन है यूनिवर्सिटी लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, और ये इन कोलैबोरेशन विद हम हॉस्पिटल के साथ ही सब करते हैं। तो नर्स लेड क्लिनिक्स स्टार्ट हो रही हैं, मिडवाइफ लेड क्लिनिक्स के लिए हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। क्लियरली शोज के हम अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत बेहतर कर रहे हैं विद नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। थैंक यू सो वेरी मच मरीना, थैंक यू सो वेरी मच साइमा, आप दोनों साथ मौजूद थी आपसे बात करके। और इनके अलावा भी 6 हैं, आज वो हमारे साथ नहीं थी, बट आप सबको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद, बल्कि तमाम नर्सेज एंड मिडवाइफ्स को, बिकॉज ज़ाहिर है आप सब ने मिलकर ये एजाज़ इनको दिलवाया था। वेलकम बैक। तालीम हासिल करो, खा चीन जाना पड़े और अगर मौका मिले हंगरी का तो वहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, हंगरी की स्कॉलरशिप्स आई हैं। बस आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम शामिल है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट की उम्र 18 से 22 साल होना लाजमी है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 35 साल है, जबकि इसके साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस की हैं। आज AC से मुतालिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया HEC के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एडवाइज़र हसन जलील शाह साहब ने। सब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बड़ी अच्छी खबर होती है जब भी किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई माहिदा हो या वहाँ की स्कॉलरशिप्स आए और उसमें प्रायोरिटी हो पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जाएंगे। एक तो तालीम ज़ाहिर है मयारी, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना उसका एक्सपोजर अलग होता है, और फिर स्कॉलरशिप हो तो क्या ही बात है। तो सर प्लीज़ इससे मुतालिक मुझे बताइएगा कौन कौन सी फील्ड, यानी साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज है, कौन कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्चुअली में खुशी की खबर है? थैंक यू वेरी मच समा टीवी का कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हमारे हैं। आपको ये आइडिया है कि पाकिस्तान की 64% आबादी जो है उसकी उम्र है 30 साल या उससे कम है। तो ये एक बहुत बड़ा कैपिटल है हमारे पास जिसको कि हम सही यूटिलाइज करें तो हम इस मुल्क की काया को तब्दील कर सकते हैं। हंगरी स्टाइपेंडम हंगेरिकम जो पहले आपने जिक्र किया, वो एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें हंगरी 65 मुल्कों के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है अपने यहाँ स्टडी करने के लिए, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसमें कि तकरीबन हर साल हम 200 बच्चों को भिजवाते हैं। अभी इसमें खुसूसी बात यह है कि अंडर ग्रेड्स को बहुत कम कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं जो अंडर ग्रेड करने के लिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम 125 बच्चे जो है ना भिजवाते हैं अंडर ग्रेड के लिए, 50 भिजवाते हैं मास्टर्स के लिए एंड 25 भिजवाते हैं हम PhD के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये फुली पेड है जिसमें कि वहाँ पे अकोमोडेशन भी मिलती है, उसके अलावा जो है ना वो 200 यूरो तक मिलते हैं अंडर ग्रेड्स को, और अबाउट 400 यूरो स्टाइपेंड मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट PhD स्कॉलर्स को अकोमोडेशन के अलावा। और एजुकेशन भी फुली फंडेड है। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि इंटरमीडिएट करने वाले बच्चों को आप क्या मशवरा देंगे कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वो किन मज़ामीन पर ज़्यादा फोकस करें? जी देखिए, आपको आइडिया होगा कि अभी 21st सेंचुरी के स्किल्स जो है ना वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू दूसरे उससे। तो अभी जो बच्चे हैं उनको भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और उनको ऐसे ऐसे फील्ड्स में जाना पड़ेगा जो कि पहले
एक और कन्वेंशनल उससे निकलना, पैराडाइम से निकलना पड़ेगा। तो उसमें नेचुरल साइंसेज हैं, हमारे सोशल साइंसेज हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं, जो इसके अलावा इवन म्यूज़िक के भी इसमें कोर्सेज हैं, और डिफरेंट जो भी बच्चे वो करेंगे इन फील्ड्स में ये इसमें ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए। सर ये भी बता दें कि जब स्कॉलरशिप दी जाएगी उसके लिए काबिलियत का मयार क्या होगा? अच्छा, इतने % मार्क्स होने चाहिए, और क्या इसके ताल्लुक ऐसा भी है कि प्रायोरिटी दी जाएगी कि अच्छा अगर ये अंडर प्रिविलेज्ड इलाके से है तो इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा भी मामला होगा? जी, ऐसा है कि 50% मार्क्स काउंट होंगे मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के, और 50% मार्क्स हम लेंगे। एक हैड टेस्ट होता है हमारा HEC का कि जिस सब्जेक्ट में वो जाएगा उससे रिलेटेड फील्ड में हम उससे टेस्ट लेंगे, तो 50% इनके मार्क्स होंगे। जब स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो ये जब दोनों हमारे पास आ जाएंगे तो हम एक मेरिट डिटरमिन कर लेंगे, और वो मेरिट फिर हम हंगरी जो टेम्पस फाउंडेशन है हंगरी का, उनके साथ हम शेयर करेंगे। फिर आपको 125 लोग ही भेजने हैं। जी, 125, और कुछ हम रिजर्व रखते हैं, अगर खुदा न खास्ता ड्रॉप आउट्स हो जाए तो उनके लिए भी हम कैटर फॉर करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलेगा? मिसाल के तौर पर रिहाइश वगैरह, कौन कौन सी चीज़ें ज़ेरे गौर हैं? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हंगरी के 25 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंग्लिश में एजुकेशन ऑफर कर रही हैं, और हंगरी सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है और 2000 साल पुराने इसकी तारीख है। तकरीबन इसमें ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ 8 जो है ना नोबल लॉरिएट्स जो है ना वो एफिलिएटेड हैं। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो एक आला मेयार का इंटरनेशनल तालीम मिलेगा स्टूडेंट को, जिसका कोई निमुल बदल नहीं है। अभी इस तालीम को हासिल करने के लिए जहाँ पे लोग लाखों रुपए खर्चते हैं, डॉलर्स खर्चते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को अपने जेब से एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। इट विल बी फुली फंडेड। उसका जो एयर फेयर है वो हम देंगे, वहाँ पे फुली जो है ना फंडेड एजुकेशन मिलेगी और अकोमोडेशन मिलेगी, एंड इसके अलावा मंथली सब्सिस्टेंस के लिए जैसे मैंने बताया कि 120 यूरो मिलेंगे अंडर ग्रेड्स को, और तकरीबन 400 यूरोज मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो कि फुली। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए कि जिसमें कामयाबी हासिल कर सके। सर आपने भी कुछ देर पहले कहा कि हैट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और 50% मार्क्स उसके होंगे। सर जो भी वो मार्क्स मतलूबा मार्क्स हासिल कर पाएगा, क्या उसके बाद आईएलटीएस और टोफल ये करना होगा? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि जो हंगरी के मैंने बताया कि 25 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फुली इंग्लिश में ऑफर कर रही हैं, और उसको जो है ना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कि यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंग्लिश, तो वो दैट फुली कवर्स द थिंग। ठीक। अच्छा सर, ये भी बताएं कि क्या अप्लाई करते वक्त पासपोर्ट, मेडिकल और पुलिस सर्टिफिकेट्स जमा कराना लाजिम होगा? इनिशियल स्टेज पे इनिशियल स्टेजेस पे अगर हो तो गुड इनफ, हमें चाहिए उसके एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं ड्यूली अटेस्टेड, और ये जो बाकी पासपोर्ट्स एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो अगर ना भी हो तो हमारे पास टाइम है उसको बाद में कवर करने के लिए। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि स्टूडेंट जब अप्लाई करता है तो वो 2 यूनिवर्सिटियां इंडिकेट कर दें कि प्रेफरेंस के हिसाब से कि इन 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो फिर हम शेयर करते हैं हंगरी वालों के साथ, टेम्पस फाउंडेशन के साथ जी। और वो फिर वो यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को फिर जो है ना वो इंटरव्यू करती हैं और फाइनल सिलेक्शन फिर वो करती हैं। ठीक सर, एक चैलेंज दरपेश है HEC को। वो चैलेंज ये है कि जो भी स्कॉलर्स यहाँ से जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, अक्सर उसमें से स्लिप हो जाते हैं। HEC की रिपोर्ट के मुताबिक 400 स्कॉलर्स माजी में वहाँ पर स्लिप हो के वापस नहीं, और इससे 5 बिलियन का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ा, यानी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा HEC को। अब इसको कैसे देखा जा रहा है कि कैसे इस मामले से निपटा जाए? देखिए, आपको आइडिया होगा कि इस वक्त भी तकरीबन हमारे 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि ओवरसीज़ हम भिजवा रहे हैं, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि इतने मतलब लाखों डॉलर जब हम खर्चते हैं तो इसका नुकसान हमारी फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि वापस आके पाकिस्तान को सर्व करेगा। अभी अगर कोई वो नहीं करता तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके लिए हम एक श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं स्टूडेंट से कि वो वापस आके पाकिस्तान में इन केस ऑफ अंडर ग्रेड वो 2 साल और इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वो 3 साल सर्व करेगा, उसके बाद ही इज फ्री टू गो जहाँ पे भी वो जाना चाहता है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि इसके साथ साथ चीनी स्कॉलरशिप से भी हम थोड़ी बात करना चाहते हैं कि किस तरह हमारे तलबा अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं चीनी स्कॉलरशिप पर। जी देखिए, चाइना में इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहाँ पे स्टडी कर रही है।
ये जो है CSC, जिसको चाइनीज स्कॉलरशिप कॉर्पोरेशन कहते हैं, हमारा चाइनीज के साथ एक एग्रीमेंट है जो कि उनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वो करते हैं। वो हमें हर साल जो है ना स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड और PhD के लिए। तकरीबन 60 to 70 स्कॉलरशिप्स वो ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी हमने एडवर्टाइज की हुई है और इसमें जो है ना वो तकरीबन 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि हमारे बच्चे जो है ना वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और ये भी फुली फंडेड विद स्टाइपेंड जो वो करना पड़ेगा। सर लेकिन एक इम्प्रेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से हम डिग्री लेंगे, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से, तो वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने का स्कोप ज़्यादा चाइनीज़ का नहीं है। तो सर इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए HEC क्या कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि एक तो हमारा कंसोर्शियम है, इनके साथ हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये चाइना और वेस्ट से ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है। तो अगर जो है ना, अगर 500 टॉप दो तीन तरह की रैंकिंग होती है, एक QS रैंकिंग है, एक टाइम हायर्स रैंकिंग है। तो आपको बच्चों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब भी जिस यूनिवर्सिटी में भी वो जाएं तो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें कि अगर तो इसमें 200 टॉप 300 यूनिवर्सिटियां आती हैं तो देन इट इज इररिस्पेक्टिव कि कहां पे पढ़ रहे हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। सर एक बात मुझे और बताएं, इस साल ज़ाहिर है ड्यू टू कोविड-19 बहुत से मसाइल रहे, तालीमी मैदान में रहे। अमेरिका से जो खबर आई कि वो बच्चे जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपने अपने मुल्कों में चले जाएं। तो सर जो स्कॉलरशिप्स अब हैं और जो मज़ीद आ रही हैं, इस पेंडेमिक की वजह से कितना नुकसान होने वाला है इन स्कॉलरशिप्स को, इन प्रोग्राम्स को? इतना सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं होगा जो जिस तरह मैंने ये हंगरी का बताया था। आप देखें इस वक्त हमारे 636 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, हंगरी में पढ़ रहे हैं इसी स्कॉलरशिप के तहत। अभी उन्होंने इतना अच्छा इनको लुक आफ्टर किया इस पेंडेमिक के अंडर कि एक भी बच्चा वापस नहीं आया हमारा वहां पे। उन्होंने इनको अकोमोडेशन, फूड और स्टाइपेंड वगैरह के साथ किया तो उससे नहीं पड़ा। सिमिलरली चाइना में भी जो हमारे स्कॉलरशिप्स पे थे वो भी वापस नहीं आए, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको लुक आफ्टर किया। जो जो लोग आना चाहते थे उनको हमने फुली फंड करके उस पेंडेमिक के दौरान तो वापस ले आए थे उन लोगों को। ठीक सर, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हसन जलील शाह साहब, और जो एक स्कॉलरशिप है यकीनन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अच्छा, इस लिहाज से हम कहेंगे ब्रिज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाब होता है बाहर जाके तालीम हासिल करना, अब इस स्कॉलरशिप के जरिए कर सकते हैं। 3 इंच की साइकिल, ये सोच के आप हैरान हो गए होंगे कि मैं बात 3 इंच की साइकिल ही कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली कोई टॉय होगा, कोई ऐसा पीस होगा जो कि आप ड्राइंग रूम में रखेंगे। नहीं जनाब, वो 3 इंच की साइकिल किसी ने चलाई। लिया सिंह का ताल्लुक है नसर आलम साहब अपने 2 बेटों के साथ, इन्होंने 3 इंच की साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। दावा ये कर रहे हैं कि इतनी छोटी साइकिल कभी किसी ने नहीं चलाई। तो क्यों ना आज इसी से मुताल्लिक बात की जाए। आइडिया कैसे यार, ये साइकिल चलाना क्या इतना आसान है? और इतना मतलब मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। और देखें, ये सबसे अच्छी बात है, हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुझे लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यही गेस्ट हैं जिन्होंने इतनी मुन्नी चुन्नी सी साइकिल बनाई। बहुत ही मुन्नी चुन्नी जनाब। अरे वो खुद भी चला रहे हैं, वो खुद भी चला रहे हैं, उनके बेटे भी चला रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसर आलम साहब अलॉन्ग विद सन्स। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले बताएं सर, ये आइडिया आपको कैसे आया कि 3 इंच की साइकिल बनानी है और फिर वो चलानी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नसर आलम चौहान मेरा नाम है, लिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, लिया पंजाब से। ये 87 की बात है कि उस दौर में बड़े साइकिल पे कॉलेज दौर में मैंने स्लो साइकिलिंग में रिकॉर्ड कायम किया था, 50 फुट का फासला आधे घंटे में तय करे। अच्छा। फिर 2015 में मैंने एक वीडियो देखी छोटे से साइकिल की, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी छोटा साइकिल तैयार करूं फिर उसको चलाऊं। सही। 2015 में फिर मैंने ये साइकिलें तैयार की। ये साइकिलें भी मैंने खुद तैयार की हैं। अच्छा। 2 इंच फ्रेम, 2.5 इंच, 3 इंच और 3.5 इंच फ्रेम की। अच्छा। 4 साइकिलें मैंने तैयार की हैं। तो नसर साहब, ये टोटल 4 साइकिलें जो कि आपने तैयार की, ये अभी पूरी दुनिया में एजाज सिर्फ आपके पास है या किसी और ने भी इस तरह की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी साइकिलें बनाई हैं? छोटी साइकिलें अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने तैयार की हैं, इसके अलावा और किसी ने तैयार नहीं की। एक शख्स है जिसने 3 इंच की साइकिल, वो शायद किसी कंपनी से बनवाई हो, ओके, वो चलाता है।
लेकिन आपने तो कहा 2 इंच की साइकिल भी है। ये सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 इंच फ्रेम की साइकिल है। 2 इंच फ्रेम की साइकिल है ये। इसमें ट्रायंगल फ्रेम जो है ना, सेंटर से ऊपर ये 2 इंच, ये लंबाई में फिर 2 इंच की तिरछापन, वो ट्रायंगल में 2 इंच फ्रेम। अच्छा समझ आ गई सर। लेकिन ये बताइएगा ये कौन सा मटेरियल यूज किया, कितनी छोटी सी साइकिल है लेकिन ये आपका वेट बेयर कर रही है, आप इस पर बैठ रहे हैं और आप इसे चला रहे हैं, तो कौन सा मटेरियल यूज किया आपने? क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि छोटी सी साइकिल है, हम तो समझ रहे हैं कि ऊपर कोई बैठेगा पिचक जाएगी, लेकिन ये तो बर्दाश्त कर रही है। बैलेंस है बड़ा जबरदस्त। मैं सर ये फख्र करता हूँ, ये पाकिस्तानी मटेरियल है सर। अच्छा, मैं फख्र करता हूँ, ये पाकिस्तानी मटेरियल है, ये पाकिस्तानी मटेरियल से ही तैयार की गई साइकिल है, ये चारों साइकिलें पाकिस्तानी मटेरियल से तैयार की गई। सर क्या मटेरियल यूज किया है? ये आम मेटल बाजार से, मार्केट से खरीद करके इसका डायग्राम बना के फिर इस साइकिल को मैंने तैयार किया है। अच्छा, तो सर ये वही मटेरियल है जो हम देखते हैं बाकी बड़ी वाली साइकिल्स में यूज होता है? हाँ, तकरीबन वही मटेरियल है। अच्छा, वही मटेरियल। तो सर आप जैसे आपने 3-4 साइकिलों की आप बात करें कि आपने बनाई है, तो किसी ने डिमांड की कि हमें बना के आप दे दें, हमें चाहिए, हम खरीदना चाहते हैं? हाँ, बहुत से लोगों ने डिमांड की है, लेकिन इस पे काफी वक्त लगता है। ये 4 साइकिलें तैयार करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह लगे थे। ओके, और इसमें आपका किसी ने साथ दिया, आपने अकेले ही किया या अकेले ही बनाई है? अकेले डायग्राम बना के, इसके पीसेस बना के, फिर ये वेल्डर के पास गया था। ओके, ठीक है। तो बेटों ने सिर्फ उसमें सवारी की। अब बेटों से भी बात करते हैं। मुदस्सिर, मुझे पहले आप बताएं कि जब बाबा ने ये साइकिल बनाई और आप ये सोच सकते थे कि छोटी सी साइकिल जो बन रही है ये आप चलाएंगे या आप चला पाएंगे? जी मुदस्सिर। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं साइकिल चला सकूंगा, फिर 1-2 बार ट्राई किया था तो चल गई थी। गिरे थे नीचे? जी, अब मैं चारों साइकिल चलाता हूँ। मैं 2.5 इंच की भी साइकिल चलाता हूँ, 2 पॉइंट की भी साइकिल चलाता हूँ। बड़ी बहुत है, देखिए 2.5 इंच की साइकिल चलाना और फिर इस पे अपना बैलेंस मेंटेन रखना। ये जो वीडियो आपने बनाई, इसमें आप लोगों ने पाकिस्तान का झंडा भी थामा हुआ है, ये बहुत ब्यूटीफुल था। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इस पर रिस्पांस कैसा आया कि पाकिस्तान का झंडा थामे लैया के ये लोग हैं जो पाकिस्तानी मटेरियल से साइकिल बनी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है और हम पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस करते हैं कि हम दुनिया में पहले शख्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जो अपने मुल्क का झंडा, एक हाथ में झंडा लेके एक हाथ से साइकिल चलाते हैं। जबरदस्त। और सर इतनी छोटी सी साइकिल ना, तो ये अगर इतनी छोटी छोटी साइकिलों की रेस लगे तो नसर साहब तो बाजी ले जाएं। अच्छा, बीच में भी मुकाबला हुआ था बाप बेटों का साइकिल, इन्हीं साइकिलों पे। अच्छा, कौन जीता? मुकाबला हुआ तो मैंने विन किया था। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना सब बाजी ले जाएंगे। आपने विन किया, उसके सेकंड नंबर पे कौन आया? सेकंड नंबर पे मुदस्सिर आया था, थर्ड पे मुजम्मिल आया था। अच्छा मुजम्मिल, आप बताएं, आप क्यों पीछे रह गए? प्रैक्टिस नहीं की थी? नहीं, साइकिल मुझे ज्यादा छोटा दे दिया था। मुजम्मिल, आप सबसे छोटे हैं? नहीं, बड़ा। ये तो नसर साहब, ये तो ज्यादती है, बड़े बेटे को हमें छोटी साइकिल दे दी है। ये कंपटीशन में होता है ना ऐसे सर। ऐसा तो होता है। या इस तरह, ये वजह तो नहीं थी कि मुजम्मिल का वेट थोड़ा कम था इसलिए आपने कहा छोटी साइकिल देते हैं इसको, ये मसला था? अल्हम्दुलिल्लाह वेट वाइज दोनों इक्वल हैं। अच्छा, और हाइट जरा ज्यादा है मुजम्मिल की। अच्छा। तो सर ये जो आप रेस की बात कर रहे हैं, ये कितना ट्रैक था, ये भी मुझे बताएं। कितना आपने फासला तय किया इस साइकिल पे? कितने इंच फासला तय किया 3 इंच की साइकिल पे? वो तकरीबन 40 फुट का था। 40 फुट का ट्रैक था भाई। अच्छा था ना, देखिए इतनी साइकिल के 40 फुट का भी बहुत है। शुएब, आप चला सकते हैं इस साइकिल? मुझे नहीं लगता मैं चला सकता हूँ, मैं तो बार बार गिरूंगा, मुझे बार बार चोटें लगेंगी, क्योंकि छोटी सी साइकिल को बैलेंस करना ये बहुत बड़ा चैलेंज आपने तो किया। सर मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड आपने बनाया, तो इस हवाले से क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आप राब्ते में, क्या आप वहाँ पर भी दर्ज कराएं? जी, वहाँ राब्ते में है सर। साइकिलिंग के हवाले से मैंने 3 कैटेगरी में अप्लाई किया था। ओके। 2 की अप्रूवल हमारी आई हुई है, अब एक की आनी है, वो हम तीनों की इकट्ठे की। अच्छा, चले लैया साहब, लैया से जी
लिया वालों के लिए भी बड़ा फख्र है ये नसर साहब, हम पूरे पाकिस्तान के लिए तो है ही, लेकिन लिया वालों के लिए भी आप बाइसे फख्र हैं कि इतनी छोटी साइकिल फिर आप जी 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 तो जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि छोटी साइकिल वाले आ गए हैं। छोटी साइकिल वाले आ गए ने। सर मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा हो कि बिल आम सड़क पर आप ये साइकिल चला रहे हो, ऐसा माहौल हो, आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? ऐसा करेंगे तो आसपास के लोग, उनका रिएक्शन क्या होगा? ये सर साइकिल जो चलाया जाता है ना, बिल्कुल प्लेन जगह हो, ओके, सीमेंट फर्श हो, पत्थर लगा हो, टाइल लगी हुई, वहाँ पे चल सकता है, आम रोड पे नहीं आम रोड पे नहीं चल, जिससे जो बजरी से बना हो ना रोड, फिर उससे या तो चिप्स का फ्लोर हो या कोई वुडन फ्लोर हो या कोई मार्बल का फ्लोर हो, बिल्कुल प्लेन जो चीज है उस पे ये चलेगा। ठीक, तो नसर साहब आप लिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे छोटी साइकिल का एजाज, और वो कहते हैं उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि छोटी साइकिल वाले आ गए, छोटी साइकिल वाले आ गए ने। मैं चाहता हूं कि एक जुमला बेटों से भी ले लेते हैं, मुजम्मिल और मुदस्सिर, एक जुमला अपने अब्बू के लिए कि ज़ाहिर है उनकी वजह से आज ज़ाहिर है ये मकाम आपको मिल रहा है कि आपने रिकॉर्ड बनाया है। तो प्लीज़ दोनों, पहले मुदस्सिर आप एंड देन मुजम्मिल, अपने फादर के लिए मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ कहिए। मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। अब्बू का काफी सपना, अब्बू का शौक है कि ना अब्बू का नाम गाइनीज बुक में है इंशाल्लाह। मुजम्मिल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हमारी मुलाकात पाक आर्मी के चीफ से हो और पीएम साहब इमरान खान साहब से भी हो। जबरदस्त, इंशाल्लाह। इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिलने की ख्वाहिश है, भाई मुजम्मिल की है, बिल्कुल पूरी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी जी मिलेंगे इंशाल्लाह, आपके चैनल के थ्रू हम इंशाल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करिए, हमारी दुआ है। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ज़रा देखिए कि लिया वहाँ से इनका ताल्लुक और सोच कितनी अच्छी है कि कुछ करना है, नाम बनाना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ मुश्किल करना है, किया भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए, और फिर यही लोग फख्रे पाकिस्तान होते हैं। यस। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलाम। तो उम्मीद है सब लोग उठ गए होंगे। वैसे इस टाइम उठना ज्यादा अच्छा महसूस होता है। आप करते हैं? सुबह सुबह मुझे मेकअप रूम में कह रहे थे कि यार नहीं उठा जाता, सर्दियां हैं, चल छुट्टी। ये वैसे मैं शेप की बात है कि सुबह सुबह ना सर्दियों में उठा नहीं जाता। तो जनाब कराची की सर्दी, और सर्दी में होता क्या है कि गैस प्रेशर कम हो जाता है और कहीं कहीं तो गैस बिल्कुल गायब ही हो जाती है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की ज़िंदगी मुश्किल में आ जाती है। एक तरफ कुछ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में आती है तो दूसरे जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मज़े में आ जाते हैं, कारोबार दुगना हो जाता है। वो फिर चाहे सूप वालों की दुकान हो, ड्राई फ्रूट की दुकान हो, या फिर इस तरह जो हम मनाज़िर दिखा रहे हैं इस तरह की दुकान हो, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे या हीटर फ़रोख्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे मौसम में जो कीमतें होती हैं वो दुगनी कर देते हैं और आसमानों पे कीमतें पहुंचने से आम शहरी को मुश्किल होती है, लेकिन ये दुकानदार इनकी चांदी हो जाती है। हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद शुएब कल कराची में सदर मार्केट गए और उन्होंने बात की लोगों से, आपको दिखाते हैं। कराची में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ वैसे ही कुछ आइटम्स हॉट केक बन गए। वो अब हॉट केक्स हैं और वो बिक रहे हैं धड़ाधड़, और यही जानने के लिए हम आए हैं रीगल चौक की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। और ज़रा यहाँ का सर्वे करने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। एक दुकान पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हम शॉपकीपर से बात भी करते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौसम में जैसे ही पारा गिरा तो कौन सी चीज़ का रेट चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं कि जैसे ही सर्दी के शिद्दत में इजाफा हुआ, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो यहाँ पर ज़्यादा बिक रहे हैं? इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम है उसमें एक इलेक्ट्रिक गीज़र, इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर और ये इलेक्ट्रिक एक चूल्हे जो होते हैं।
ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली इस वक्त आइटम है। यानी ये जो हॉट प्लेट भी इसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा बिक रही है? सबसे ज़्यादा इस वक्त ये बिक रही है। इसकी वजह ये है कि एक तो बस थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है और कराची में गैस तकरीबन पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। यानी ये ऐसा होता है, कस्टमर आते हैं और वो आपसे कहते हैं हमें चूल्हा दिखा दें, तो फिर आपको पता होता है कि दिखाना आपको यही चूल्हा है क्योंकि भैया गैस तो नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अमूमन ऐसा हो गया कि कस्टमर डिमांड करते हुए आते हैं कि हमें यार ऐसा चूल्हा दिखाओ जो बगैर गैस के भी चल सके। थोड़ा सा समझाएं हमें, क्योंकि हम यही समझते आए हैं आज तक कि घर में जो अप्लाइंसेस होती हैं वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनका बिल आता है जब वो हम यूज़ करते हैं, उसमें इस्त्री का बिल बहुत ज़्यादा था, वो 1000 वाट की होती है। तो ये इस्त्री के मुकाबले में क्या हिसाब होता है? ये तकरीबन एक सिंगल प्लेट वाला जो एक चूल्हा होता है वो एक इस्त्री के ही बराबर तकरीबन 1000 वाट इसके होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो ये समझे हम इस्त्री पे खाना गर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह आप समझ लें कि हम इस्त्री पे ही खाना बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पर खाना उतनी ही देर में बनता है जितना गैस के चूल्हे पर बनता है? थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है, लेकिन ये कि बहुत बेहतर है इस वक्त। ये समझ लें कि तकरीबन सिर्फ एशिया में ही ऐसा है, और इसके अलावा जो एशिया से बाहर अब निकली यूरोप वगैरह में, तो ज़्यादातर जो खाने पकते हैं वो इस हॉट प्लेट पर ही पकते हैं, मतलब इसी चूल्हे पर पकाए जाते हैं। मुझे हॉट प्लेट्स बहुत कम नज़र आई, इसकी क्या वजह है? ये सर्दी स्टार्ट होते ही शॉर्ट हुई है। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ी है, थी एक क्वांटिटी में मार्केट के अंदर मौजूद थी, लेकिन इस वक्त जैसे सर्दी बढ़ी है, गैस ख़त्म हुई है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, बहुत स्पीड से शॉर्ट हुई है मार्केट। रेट बढ़ा है इसका? बिल्कुल रेट बढ़ा है, रेट में भी काफ़ी फ़र्क आया है इसके। सिंगल वाली पे 2 से 3 हज़ार रुपये का और बड़ी वाली पे भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है रेट में। और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, इसके हवाले से मुझे बता दें कि जिस तरह ये मेरे सामने एक रखा हुआ है कि ये इस्त्री के मुकाबले में कितना इसकी खपत होती है? ये भी समझ तकरीबन एक इस्त्री की तरह ही है। अच्छा। इसने भी अपनी प्लेट ही गर्म करनी होती है ना, तो उसके लिए भी इसको ठीक ठाक पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी चाहिए होती है, तो इसके भी अगर कंपेयर करें तो हम एक आयरन के ही बराबर है ये। और ये इलेक्ट्रिक गीज़र भी ठीक ठाक हमारी बिजली यूज़ करता है, क्योंकि इसने इंस्टेंट गीज़र है ये, तो उन्हें बस डायरेक्ट पानी गर्म करना होता है ना, तो इसके लिए भी अच्छी खासी बिजली चाहिए होती है, क्योंकि इसमें भी रॉड्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिक जो उसको पानी गर्म कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी बिजली लेते हैं। वो भी ऐसा ही समझ लें कि जिस तरह हमारे पास पहले कभी वो हीटर आया करते थे रॉड वाले, ये उसी तरह से इसके अंदर भी रॉड इंस्टॉल होती हैं जो गर्म करते हैं। शहर कायद में गैस का बहरान है, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, गैस या तो आ रही है तो इतनी कम कि उस पर खाना पकाना खासा मुश्किल हो चुका है। खातून खाना परेशान है, खाना बनाए तो कैसे? ऐसे में मर्द हजरात करते हैं जुगाड़ के मार्केट जाते हैं और ये सक्शन पंप लेकर आते हैं। 900 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये तक ये पंप मिल जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल चौक के सामने मार्केट में, हर दुकान पर बिक रहा है। दुकानदार ये कहते हैं कि डिमांड बढ़ चुकी है। जो ख़रीदार हैं उनसे भी जाके बात करेंगे किस इलाके से उनका ताल्लुक है, कहाँ पर ये मसला कितना संगीन है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या इससे मसला हल हो जाता है, इसके साथ साथ क्या उससे गैस के बिल पर कोई असर पड़ता है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इलीगल है तो ये बिक क्यों रहा है? ये बताएं कि सर्दी का मौसम जैसे ही यहाँ पर आया, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़्यादा बिक रही हैं इस मौसम की वजह से? यहाँ तो क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और क्या बेचेगा, बस गैस की मशीनें गैस लाइट शॉर्टिंग हुई है। ये वैसे बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, लोग आपके पास आते हैं कि हमारे इलाके में भी गैस का मसला है। हाँ, यहाँ से आते हैं, बहुत लियारी वाले आते हैं, इधर से आते हैं, इम्प्रेस मार्केट से आते हैं और अपना लियाकताबाद से आते हैं, लोग बहुत आते हैं। अभी नहीं, जैसे पिछले साल के इस साल ज़्यादा मसला हुआ? ज़्यादा मसला है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मसला है और वो मशीनें ही चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक है और दूसरा कोई आइटम नहीं चल रहा। तो ये इससे हल हो जाता है मसला? यार बस ऐसे ही है, हल तो हो जाता है मगर चीज़ सही नहीं है। हर साल की तरह इस साल थोड़ा सा इसमें आपको लगता है कि डिमांड बढ़ी? डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। और इसके अलावा जो रॉड्स होते हैं पानी गर्म करने वाले, रॉड्स हैं, हीटर है, ये हीटर है। अच्छा, जिस तरह हीटर के बारे में मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि ये जो हीटर है कि अगर हम इसे कंपेयर करें इस्त्री से, कितने ज़्यादा बिजली खाता है? ये इस्त्री के बराबर ही खाता है। और जैसे इस मार्केट में हम आए हैं, कुछ दुकानों पर गए हैं, उसके साथ ही चादरें निकल आई हैं। कवर किया जा रहा है इन तमाम आइटम्स को, क्योंकि ये आइटम्स इलीगल हैं, ये आइटम्स यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। गैस प्रेशर का मसला अपनी जगह, लेकिन लोग उसका हल करने के लिए ऐसे सक्शन के ये आलात लेकर आते हैं जिससे गैस वो खींच सके ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके, और इसकी डिमांड में वाकई बहुत इजाफा हुआ है। चीज़ें बेचते हैं? हाँ बेचते हैं। तो इंटरव्यू नहीं देते? क्या ये तो इलीगल है। क्या इलीगल है? इलीगल है। हाँ इलीगल है। ये इलीगल है तो क्यों बेच रहे हैं? सारी मार्केट बेच रही है। यानी सब अगर कुएं में छलांग लगाएं तो आप भी लगाएंगे? पूरी मार्केट ही बेच रही है भाई। गलत तो है ना? लेने आएंगे? जी जी। अच्छा, इससे मसला हल हो जाएगा? इसे देखते हैं, अभी लगाने का सोच रहे हैं। लगा के देखा ये?
नहीं लगाया, पहली बार लगाया। देखते हैं कि गैस कैसी आ रही है। अब जब गैस का मसला है, कुछ घंटों में तो गैस आती है, उसमें मैनेज नहीं होता? नहीं होता ना, नहीं होता। अभी ये तकरीबन सुबह के टाइम पे आ जाता है 1-2 घंटे, उसके बाद गायब रहता है पूरा दिन, फिर शाम के टाइम पे आता है। मार्केट है, लंबी लाइन में सारी दुकानों पर ये बिक रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं वो ये शिकवा करते हैं कि हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही, और जो दुकानदार है वो भी ये कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं लेने के लिए वो यही बताते हैं कि उनके इलाके में चूँकि गैस नहीं आ रही, दैट इज़ द रीज़न कि वो यहाँ पर आते हैं, इनको ख़रीदते हैं, और यही वजह है कि ये यहाँ पर बिक रहा है। तो जनाब, गैर कानूनी गैस कंप्रेसर का कारोबार उरूज पर है, ये गैर कानूनी है और इसके साथ साथ आप लोगों का हक भी मार रहे हैं। देखिए, आप अगर कंप्रेसर यूज़ करेंगे, इर्द गिर्द के लोगों के घरों में जो चुन्नी मुन्नी से गैस आनी है वो आपके घर आ जाएगी, तो खुदा ऐसा ना करें, लोगों का हक ना मारें, आखिरत को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि गैस बहरान सर उठा रहा है, तो हर मर्तबा सर्दी में ऐसे बहरान का सामना क्यों होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने राबता किया है मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कराची वालों को शदीद गैस की किल्लत का सामना है, सिंध के अवाम को ज़रा समझा दें कि हर मर्तबा ऐसा क्यों होता है, ये बहरान आखिर कब ख़त्म होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर बार बहरान की वजह एक ही है, वफाकी हुकूमत की नालायकी। अगर आप कानूनी एतबार से देखें तो आईन पाकिस्तान बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होगी उस सूबे की रिक्वायरमेंट्स को प्रेसिडेंस मिलेगी। हमारे पास रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं जो शो करती हैं कि सूबा सिंध तकरीबन 68% पाकिस्तान की गैस प्रोड्यूस करता है, बट 68% प्रोड्यूस करने के बावजूद हमारे सूबे को गैस की लोड शेडिंग का सामना है, चाहे हमारे घरेलू सार्फिन हो, चाहे हमारे सनती सार्फिन हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको गैस सही पैमाने पर प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना हम सबको हो रहा है। बार बार सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को इस हवाले से इंगेज किया है, उनको कन्वे किए हैं अपनी रिजर्वेशंस। आज भी वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त इरसाल किया जिसके अंदर उन्होंने अगेन इन तमाम चीज़ों को वफाकी हुकूमत को कन्वे किया, बट अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत की वो प्रायोरिटी नज़र नहीं आती, इस हवाले से उनका इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आती है, डिलिबरेट है या इनकॉम्पिटेंस है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी, बट बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सूबा सिंध को गैस की लोड शेडिंग का सामना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईन पाकिस्तान इस बात को मेक श्योर करता है कि प्रायोरिटी जो है वो सूबा सिंध के सार्फिन को मिलेंगी, बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन द कंट्री। सर, ये मामलात अपनी जगह, लेकिन वफाकी हुकूमत से अगर सवाल उठाया जाए तो वो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सर, आवाम तो ये पूछते हैं, एक डोमेस्टिक कंज्यूमर ये पूछता है कि वो किसके पास जाए, किससे शिकवा करे, क्योंकि सोई सदरन से बात करें तो वो कहते हैं कि कहीं पर लोड शेडिंग नहीं है, वो कहते हैं कि हम तो मैनेज कर रहे हैं इसको। तो सर, फिर आवाम को समझा दें, बता दें किससे शिकवा करें, किससे सवाल करें, किससे फरियाद करें। हुकूमत को ब्लेम गेम से बाहर निकल के, इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकल के जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की ज़रूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि गैस को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करें। आइन पाकिस्तान कहता है कि प्रेसिडेंस उस सूबे की होगी जहाँ पर गैस दरियाफ्त होती है। पाकिस्तान की 68% गैस सूबा सिंध से दरियाफ्त होती है, और ये अनफॉर्चुनेट है कि 68% गैस प्रोड्यूस करने के बावजूद हमारे घरेलू सार्फिन हो, हमारे सनती सार्फिन हो, हमारे ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनकी गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि माजी में वफाकी हुकूमत ने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंगेज किया और महंगे दामों पर उनको LNG ख़रीदने पर मजबूर किया, इस शर्त पर कि उनको कंप्लीट गैस मिलेगी, उसमें लोड शेडिंग नहीं होगी। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देख लिया कि उस मुआहदे के बावजूद, महंगी गैस LNG देने के बावजूद वफाकी हुकूमत अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाई, और दिसंबर के महीने में और अब जो जनवरी आ रहा है, लग ऐसा रहा है कि गैस की इसी तरीके से लोड शेडिंग हमारी सनतों के साथ भी होगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी होगा, सूबा सिंध की इकॉनमी पे भी होगा, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा ख़तरा इसकी वजह से लाक हो सकता है। तो मैं फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को ये डिमांड करना चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस ना लें, मामले को हल करके लोगों को गैस मुहैया करें ताकि हमारी मईशत का पहिया चल सके और हमारे घरों के चूल्हे चल सके। अच्छा मुर्तज़ा साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो गैस बहरान का नोटिस भी ले लिया है, अब क्या उम्मीदें वाबस्ता इससे? अगर मैं पिछले 2.5 साल पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, चूँकि खान साहब ने जब जब नोटिस लिया
तो नोटिस लेने के बाद मामला और ख़राब हुए। जब जब उन्होंने सूबाई सिंध के हवाले से या बिलखुसूस सूबाई सिंध के दारुल हुकूमत कराची के हवाले से कोई ऐलान किया, वादा किया, उसके ऊपर उन्होंने यू टर्न ले लिया, उस वादे को उन्होंने वफा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अब वादा ना करें, अब वक्त आ गया है कि ऐलान ना करें, वक्त आ गया कि आईन पाकिस्तान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और आईन पाकिस्तान कैटेगोरिकली कहता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होती है उस सूबे को उसका हक मिलना चाहिए। मैं समझ आज़म की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आइन को फॉलो किया जाए और आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो गैस के मामले पर ज़्यादती हो रही है सूबाई सिंध की आवाम के साथ, इस ज़्यादती को नहीं होना चाहिए और हमें हमारे हिस्से की गैस मिलनी चाहिए।